जो भारत में जन्मा है उसको उदास होने का, उसको मायूस होने का, उसको डिप्रेशन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जाता है तो उसने कुछ जाना ही नहीं अपने बारे में। मैं आप सबका अपने चैनल पे अनफोल्ड विद अविनाश स्वागत करता हूं। ये सेकंड पॉडकास्ट है मेरे चैनल पे और आज मेरे चैनल पे एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट है। गेस्ट नहीं, वो बेसिकली मेरे फादर लाइक फिगर हैं, डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी। अंकल ने पिछले 40 साल बैंकिंग में सर्विस प्रोवाइड करी है। अंकल ने उसके बाद अपना श्रीराम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पर्सनल ग्रोथ चालू किया। तो एक शेयर विल जो दिखती है काम करने की, निरंतर चाहते तो बहुत आसानी से रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करते, लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों की, समाज की सेवा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और आज हमारे शहर में, राज्य में कई लोगों की सेवाएं करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ को, कैरियर ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे टॉप नॉच कंडीशन की तरफ पुश कराएं, उसमें अपना लगातार योगदान देते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम अंकल के संग वार्तालाप करने वाले हैं। मैं अंकल आपका बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आज प्रेजेंस से मेरा चैनल बहुत ब्लेस्ड है और मैं होपफुल हूँ कि मैं आगे इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से करोगे और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ बात करके, क्योंकि मैं जीवन में अब जो कुछ भी सीख रहा हूँ वो अपने यंगर जनरेशन से ही सीख रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि यंग जनरेशन से बात करना अपने आप में, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों को अब नहीं पढ़ सकता जो तुम लोग पढ़ रहे हो। मैं ज़िंदगी को अब उस नज़रिए से देख ही नहीं सकता जिस नज़रिए से तुम देख रहे हो। तो अब की लाइफ को समझने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा साधन तुम लोग हो। तो जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ऊपर उठ जाता हूँ अपनी नॉलेज के बारे में, अपनी जानकारी के बारे में। मुझे लेटेस्ट चीज़ें मालूम पड़ती हैं। मुझे कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम देते हो। मुझे एक साइंस की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कला का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उसकी नॉलेज सब तुम देते हो। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन तुमने मुझे सिखाया। तो ये सब चीज़ें मैं तुमसे सीखता हूँ। हाँ, इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लर्निंग स्पिरिट जो है वो बिल्कुल प्रवोक्ड है, वो बिल्कुल इग्नाइटेड है और यही मेरा सबसे बड़ा ब्लेस है। लर्निंग की उम्र भी नहीं होती अंकल, आप सब बड़े लोगों से हमने यही सीखा है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो इसको यूँ कहता हूँ कि जब तक आदमी सीखता है तभी तक वो यंग है। जिस दिन सीखना बंद कर देता है उस दिन वो बूढ़ा हो जाता है। वाह, क्या बात है। क्योंकि जब तक हम सीखते हैं, सीखने का मतलब भविष्य की तरफ देखना। तो जवानी और बुढ़ापे में केवल इतना अंतर है कि बुढ़ापा हमेशा अतीत जीवी होता है, पीछे की तरफ देखता है। हमारे जमाने, पास्ट को स्टडी करता है। हमारे जमाने में हमारे जमाने की बात जब आती है कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, तो हम भविष्य की तरफ देख ही नहीं पाते। अगर हमारे पास भविष्य की कोई योजना है, भविष्य की कोई परिकल्पना है जो सिर्फ सीखने से ही बढ़ती है, तो अगर वो है तो हम युवा हैं। और अगर हम भविष्योन्मुखी नहीं हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो बुढ़ापा तो एक एजिंग, तो एज इज जस्ट ए नंबर फॉर मी। क्योंकि मैं तुम लोगों के बीच में रहता हूँ और ये तुम लोगों की बड़ी कृपा है मुझ पर कि बिल्कुल अपने साथ रखते भी हो। ये चीज एग्जैक्टली बात थी जिसकी वजह से मैं अंकल को अपने शो पे लाना चाहता था कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और अंकल ने क्या गजब का ट्रेलर दिया है, कितनी सारी उनके पास इंफॉर्मेशन है, सो मच ऑफ रिसोर्सफुल पर्सन ही इज। और सबसे बड़ी बात अंकल, आप इस एज पर हैं, आप इतनी हाइट्स आपने टच करी हैं, आप मेरे से भी ऑलमोस्ट 2-3x एज में ज्यादा है। उसके बाद टाइम देना, ना सिर्फ टाइम देना, मेरे जैसे एक छोटी उम्र के व्यक्ति को उतना सम्मान देना कि हम सिखाने, बल्कि सीखना तो हमें है अंकल। बट मैं और इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन शायद देने में सक्षम नहीं हूं, तो मैं चाहूंगा अंकल एक बार आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दें मेरी ऑडियंस को जो इस चैनल पर और इस वीडियो को देखेंगे। इंट्रोडक्शन तो मेरा बहुत सिंपल और छोटा सा है। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश शर्मा है और मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंने PhD तक शिक्षा प्राप्त की है। और चूँकि वो मेरी एक शुरू से इस तरह के मेरे सामने चैलेंजेस थे कि मैं इजी बॉय कभी नहीं रहा। बचपन में भी जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ नाम से जाना गया और वो सारे जो नाम थे उनमें भरपूर शरारतें थीं जितने प्रकार की हो सकती हैं। तो एक आम सवाल मेरे सामने हमेशा आया करता था। बाबूजी पूछते थे कि क्या करेगा भाई ये, जब देखो जब कहीं कुछ। हालांकि मैं अपनी फील्ड में बहुत चैंपियन था। मैं टेबल टेनिस का डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा, बैडमिंटन का चैंपियन रहा, मोटरसाइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया, यानी बहुत सारे एडवेंचरस काम मैंने किए, ड्रामे में पार्ट लिया। मतलब पूरा 360 डिग्री आपने ये कवर किया। हाँ, लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करता था। लेकिन
पढ़ाई सिर्फ उतनी ही करता था जितनी आवश्यक थी। मुझे लगता है कि तब भी लगता था, अब तो खैर कन्फर्म है कि एकेडमिक नॉलेज जीवन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। सही बात है। तो बल्कि एकेडमिक नॉलेज से हम जो समझ गेन करते हैं वो समझ हमारे काम में आती है। तो मैं जिन एक्टिविटीज से था उसमें मैं फॉर्चुनेट रहा कि समझ आती है। तो एक बार बाबूजी ने मुझसे बड़े झल्ला के पूछा कि क्या करोगे? तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए? अरे वो ज़माना था जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, तो मैंने नेम प्लेट लगी हुई देखी थी जिन पर नाम लिखा रहता था राकेश कुमार BA। BA was supposed to be the very higher degree of education at of that time. at that time, कि मतलब BA हम अपनी नेम प्लेट में लिखवा रहे हैं। और अनिवार्य रूप से पढ़े लिखे घरों में एक फोटो गाउन में डिग्री लिए हुए हाथ में वो घर के ड्राइंग रूम की शोभा हुआ करता था। तो ये दृश्य था उस समय का। तो BA लिखा जाता था और किसी ने MA किया तो वो और भी ज़्यादा गोल्डन अक्षरों में प्रेस्टिजियस हुआ करता था ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा बाबूजी कितना पढ़ना है? अरे उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है, देखो मैट्रिक करो। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है? तो बोले अरे उसके बाद में इंटरमीडिएट करो। मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले BA करो BA। मैंने कहा BA, हाँ बिल्कुल ठीक, BA कर। BA के बाद खत्म? बोले नहीं, BA के बाद MA करो। मैंने कहा MA के बाद फुल स्टॉप? अरे बोले MA के बाद पढ़ाई कभी खत्म होती है? MA के बाद PhD करो। मैंने कहा PhD के बाद फुल स्टॉप? उस समय PhD के बाद उन्होंने कहा हाँ PhD के बाद में एकेडमिक पढ़ाई का फुल स्टॉप, लेकिन पढ़ाई कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होती। ये भी उन्होंने कहा कि लर्निंग जीवन में कभी बंद नहीं होती। तो एकेडमिक डिग्री की बात तो बैठ गई सबकॉन्शियस में, और ये बात गांठ में बंध गई कि लर्निंग कभी बंद नहीं हो सकती। तो बस उसी सिलसिले में तो कुछ तथाकथित रहा, स्पोर्टमैन रहा, बैंक का कैरियर इतनी आसानी से। हमारा बैच 71 का बैच है जो ऑल इंडिया कंपटीशन से आया हुआ पहला बैच है बैंकिंग इंडस्ट्री में। पहले बैच के आप सर? ऑल इंडिया कंपटीशन से आए हुए पहले बैच के हैं। ओह वाह। उससे पहले केवल लोकल लेवल पे एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन 71 से ऑल इंडिया कंपटीशन स्टार्ट हुआ। बैंक वाइज हुआ, बैंक में अपना इंडिविजुअल हुआ, उसमें एक ही डेट को एग्ज़ाम होता था। फिर उसके बाद इंटरव्यू टीम हेड ऑफिस से बनती थी, वो जगह जगह जाके इंटरव्यू लेती थी, और इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन होता था और फिर अपॉइंटमेंट होता था। ये वो तरीका था। और ये पूरा जिस बैंक का इंटरव्यू या रिक्रूटिंग हो रहा है उसके थ्रू ही पूरा उसके थ्रू, हाँ वो बैंक पर्टिकुलर मतलब बीच में कोई बॉडी नहीं होती जैसे MPPSC UPSC व्यापार, ये सब चीज़ सब बहुत बाद में है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि 70 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस समय मेरी उम्र 19 साल थी, 19 साल की एज में। और इस बीच में प्रसंगवश बता दूं कि सबसे आश्चर्यजनक तथ्य जो मेरे साथ है कि मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो गई। ओह वाह। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। मतलब बिल्कुल जब आप उस एज पर था, मतलब शादी की उम्र से पहले हो गई? शादी की उम्र से पहले हो गई। और उसका भी कुछ भावनात्मक कारण ऐसा था कि मेरे एक भाई साहब थे जिनको मैं बहुत मानता था, उनके साथ में मेडिकल हॉस्टल में ही रहा करता था। मेरी सारी एजुकेशन वहीं उन्हीं के साए में हुई, और वो मेरे लिए बिल्कुल एक लोकल गार्जियन और मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड वही थे। तो जब, और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा विरोधी था जल्दी शादी का, और उसके लॉजिक मेरे बड़े परफेक्ट थे जिनसे सब परिवार वाले हार जाते थे। लेकिन कुछ जिस तरह के परिवार में पैदा हुए उसमें संस्कार, उसमें मान्यताएं, उसकी रूढ़ियाँ ऐसी थी कि 18 साल को होने पर तो खूब रिश्ते आने लगे थे। बाबूजी उनसे परेशान। प्लस उस समय का सिनेरियो भी अंकल 1970s की अगर हम बात कर रहे हैं, 69 I got married in 69। उस समय जो सोसाइटी में नॉमेनक्लेचर चलता था वो भी यही था। तो शुरुआत तो 67 68 से हो गई थी। 69 तक तो मैंने खींचा कि मतलब नहीं करना। और उसके बाद हुआ ये कि बाबूजी ने उनसे भाई साहब से कहा, और एक प्रपोजल जो कि बहुत अच्छा आया था, ख़ानदान बहुत अच्छा, लड़की बहुत अच्छी, सब कुछ ये सब बाबूजी ने देखा और उनको लगा कि ये उपयुक्त है और ये करना चाहिए। तो उन्होंने उनको भाई साहब को बोला कि ये उन्हीं की मानेगा और किसी की मानेगा नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रजेश तुम शादी कर लो। उसके बाद मैंने उफ भी नहीं की। ये मेरे जीवन का नियम तब भी था और आज भी था कि जिसको मानो उसको पूरी तरह से मानो। सही।
और ये मेरा विश्वास है आज भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिसको मानते हैं, जब वो बोलता है तो वो नहीं बोलता, उसके माध्यम से डिविनिटी बोलती है और उसका आदेश होता है। बहुत गहरी बात। तो इसलिए जब उन्होंने मुझसे कहा और मैंने हाँ कर दी, वो मेरी हाँ आज तक मेरे लिए सबसे फायदे का निर्णय साबित हो रही है। वी आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। ओह वाह। अब हम अपनी शादी की 55वीं सालगिरह मनाएंगे और हम लोग बिल्कुल आज भी उसी यूथफुलनेस के रोमांस को महसूस करते हैं और ये मेरी बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसके माध्यम से मैं बहुत सारे काम कर पाता हूँ। तो इस तरीके से कुछ शुरुआत हुई। बैंक में आया, क्योंकि पिताजी भी मेरे बैंक में थे, स्टेट बैंक में। तो मैंने जो पुरानी बैंकिंग हुआ करती थी, जिसमें रोड गद्दे लगा के 6 कैशियर बैठा करते थे और सामने वो संदूक उनकी होती थी जिसमें के नोट रखे रहते थे, गल्ला, और उसको वो लिख के कलम वैसे पेन निब वाले और फेदर वाली जो आती थी इसको, और उससे वो लिखा करते थे हिसाब किताब। तो उस तरह की बैंकिंग मैंने देखी। उसके बाद जब मेरा बैंक में अपॉइंटमेंट हुआ तो लेजर कीपिंग वाली बैंकिंग देखी, और लेजर भी मोटे मोटे हुआ करते थे जिनको उठाने की एक्सरसाइज होती थी। रोल जैसे होते थे, मैंने शायद सुना है कि उनको अगर ऐसा खोल दो आप काफी वो बाबूजी वाली बैंक में थे, वो बही खाते ये उसके बाद की बैंकिंग में लेजर आ गए, मोटे मोटे, इतनी मोटे, यानी करीब करीब 300 पेज का लेजर हुआ करता था। और उसका अंदाजा मैं इस बात से दे दूं कि हमारी ब्रांच में उस समय लगभग 50-55 लेजर थे। तो वो लेजर डेली काउंटर पे रखना और उठा के अलमारी में रखना, ये एक काम हुआ करता था। तो इसके लिए सुबह का प्यून अलग था और शाम का प्यून अलग था। और कभी अगर एक ही प्यून को उठाने पड़ जाए तो वो कहता था मुझे मारोगे क्या, सुबह भी मैं ही रखूं और शाम को भी मैं ही रखूं। बहुत हैवी था। तो वो इतना एक मशक्कत वाला काम था, तो इतने हैवी लेजर्स हुआ करते थे। तो मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मैंने लेजर कीपिंग वाली बैंकिंग भी देखी, फिर मैंने एलपीएम वाली बैंकिंग भी देखी जिसमें पार्शली टेक्नोलॉजी आ गई थी, कैलकुलेटिंग मशीन्स आ गई थी, वो देखा। फिर उसके बाद में कंप्यूटराइजेशन देखा। तो कंप्यूटर हमारे ज़माने में ऐसा आया था जब शुरुआत हुई थी कि कंप्यूटर के लिए बिल्कुल एक अलग कक्ष, एयर कंडीशन, उसके अंदर जूते पहन के नहीं जा सकते थे, मतलब तमाम। और हम जैसे लोगों को जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं था, उनके लिए वो एक हुए की तरह से था, मतलब कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, मतलब बहुत सेक्रेड था वो। हाँ, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन थैंकफुली मैं इस बात को, अपने पिताजी की बात को बड़ा सम्मान देता हूँ कि उन्होंने जो लर्निंग वाली चीज़ मुझे बताई थी वो जारी रही। तो मैं डरा नहीं, उसको सीखता रहा, और उस सीखने का परिणाम ये हुआ कि आगे चल के 3 ब्रांचेस मैंने टोटल कंप्यूटराइजेशन में ट्रांसफर आपने करवाई। ओह वाह। और आज भी वही चीज़ मुझे आती, मेरे काम आ रही है। जब मैं अपने सेंटर के सेशंस ऑनलाइन लेता हूँ, आज मेरा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, सारे एडमिशन्स ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी उस समय जो सीखी मैंने अपने उसमें विजन मिशन में लिखा हुआ है वेबसाइट के कि आई एंजॉय लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। Learning teaching process. Unless you learn, you cannot teach. Right. So learning is the first thing. So first of all, the relation between me and my student is they are my teacher as well as I am their teacher. So I am learner as well as a teacher. ये मेरी लाइफ में की शॉर्ट जर्नी है। मेरी पीएचडी भी कुछ इसी तरह से हुई कि मैं तो इकोनॉमिक्स में कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा भावनात्मक कारण बना कि हमारे एक गुरुजी थे हिंदी के, उन्होंने कहा कि तुम हिंदी में एडमिशन ले लो, इससे मेरी 2 साल की यहाँ रहना सुनिश्चित हो जाएगा एमएलबी कॉलेज में। तो मैंने कहा ठीक है, ले लिया मैंने। मेरी रुचि थी साहित्य में, कविताओं, तो उसमें जब मैंने देखा कि एमए में पढ़ते पढ़ते गीत विषय जो है वो केवल महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत निराला तक आके समाप्त हो गया था। उसके बाद सिर्फ नई कविता कोर्स में थी, और संयोग से मेरे परिचय में बहुत सारे साहित्यकार थे, जिनमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से लेकर के और डॉक्टर ओम प्रभाकर, सोम ठाकुर, उदय प्रताप सिंह, भारत भूषण जी, तमाम नाम हैं जिनका बहुत बहुत प्रेम स्नेह मुझे
तब भी मिला और जो अभी हैं उनका अभी भी मिल रहा है। वाह। तो मैं देखता था कि गीत लिखे जा रहे हैं और बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक यंग बच्चा जो हिंदी में एमए करेगा, उसके लिए गीत 1935-40 तक लिखा हुआ माना जाएगा, उसके आगे उसे गीत की जानकारी नहीं है, जबकि मैं देखता था गीत लिखा जा रहा है। इसलिए मैंने नवगीत विषय उठाया और उस पर मैंने पीएचडी की, जिसका रजिस्ट्रेशन भी उस समय हुआ। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हमारे एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, काफ़ी डायलॉग्स उनसे हुए और मेरे तरफों से वो प्रभावित हुए और मेरी सिनॉप्सिस एज इट इज अप्रूव हुई, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी ऑल्टरेशन। विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, Wow. और वो एज इट इज अप्रूव हुई। और उसके बाद फिर मैंने उस पर काम किया और वो एक बड़ा पैशन था, वो जुनून के दिन मुझे आज भी याद है। उससे अच्छा पीरियड मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। लोग स्कॉलरशिप लेके पीएचडी करते हैं, मैंने सैलरी कटा के पीएचडी की। मतलब अंकल ये बात सही है अगर जो मैं बोलने वाला हूँ कि लव व्हाट यू डू, यू डोंट डू एनीथिंग। अगर आप जिस चीज़ से प्रेम करते हैं उसको अगर आप करते हैं तो कोई काम नहीं कर रहे होते आप, उस समय आप आनंद ही कर रहे होते हैं। जिस चीज से आपको प्यार है अगर आप वो कर रहे हो तो वो काम नहीं काम है। नहीं है, फिर काम नहीं है। काम तो थकान देता है, काम तो हमेशा थकान देता है, लेकिन जिस चीज़ से आप प्रेम करते हो, प्रेम में तो प्रेम की परिभाषा ही सिंपल इतनी है कि जिसमें आप टाइम और ईगो इन दोनों को भूल जाएं, वो प्रेम है। प्रेम की स्थिति में आप समय को भूल जाते हैं और आप अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे ही जिस काम में आपका जुनून होता है, जिस काम में आपका पैशन होता है, जिससे आप प्रेम करते हैं, उस काम को जब आप करते हैं तो आप सब भूल जाते हैं। और वही मेरे साथ हुआ। लगभग 1-1.5 साल मैं बैंक गया ही नहीं और मेरी सैलरी कटी बाकायदा। अच्छा। हाँ, विदाउट पे रहा और उसके जो नुकसान हो सकते हैं वो सब मैंने उठाए। तो वो एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि इस हौसले दिल पर हमने भी कफन पहना। एक अर्निंग मेंबर के लिए लीव विदाउट पे लेना कफन पहनने जैसे ही काम है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कि इस हौसले दिल पर हमने भी कफन पहना, हंस कर कोई पूछेगा क्या जान गंवानी है। तो वो जो जान गंवाने का जुनून होता है, वो जुनून एक था और उसने जो काम करवाया, वो काम ने तो खैर मुझे संतोष दिया ही। 84 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई और मैं सोचा करता था जब लिखता था कि बस किसी दिन वो आएगा जब मैं इसकी आखिरी लाइन लिखूंगा। तो वो दिन भी आया, फिर वो दिन भी आया जिस दिन मुझे डॉक्टरेट अवार्ड हुई। आपको तो और जब डॉक्टरेट अवार्ड हुई मुझे, तो वीसी चैम्बर में वाइवा हुआ करता था। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या परिवर्तन आया मुझे, फर्क क्या आया। तो मुझे लगा मुझे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन दुनिया में फर्क आ गया। सब लोग मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे, जो मेरे लिए बिल्कुल एक नया संबोधन था। सब मेरी बात को ध्यान से सुनने लगे, ये एक नया अनुभव था। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी काम को बहुत मन से और पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो उसके बाद जो आप अर्न करते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझ होती है कि जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये समझ डेवलप हुई उससे। तो 84 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई और उसके बाद फिर मैंने पूरे 40 साल बैंक में काम किया लगातार और कई कैपेसिटीज़ में काम किया। फाइनली मैं क्लस्टर हेड भी रहा मार्केटिंग का, तो एक वो भी नया एक्सपीरियंस मुझे मिला। और फाइनली मैं 2011 दिसंबर में सुपर एनिमेशन मेरा हुआ। मैं रिटायरमेंट उसको नहीं कहता, वो सुपर एनिमेशन है। यानी जब आप उस उम्र पर पहुंच गए तो एक उम्र का तकाजा होता है कि उस एज पर आपको सेवा से मुक्त किया जाता है कि बस अब इस उम्र तक, तो वो नियम है। तो मैं उसको रिटायरमेंट नहीं मानता, क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आप लोड ले सकते थे आपने किया है। और वो नियम बनाए हुए हैं कि भाई इतने तक हम काम करवाएंगे, तो वो किया। और वो करने के तुरंत बाद मैं, उससे पहले भी मेरा बच्चों की ज़िंदगी में बहुत रोल था। मेरी मेंटरशिप में कोई ना कोई हमेशा रहा। मुझे शौक था, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो मुझे वो सारी चीज़ें मालूम थी कि इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो मुझे लगता था कि जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता था, मैं पूछता था क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या प्लान है, किस तरीके से करना है।
तो ये सारा मेरा जो संवाद था वो बच्चों को मेरे करीब लाता था और वो मुझसे जुड़ते थे। तो ये मेरी प्रोसेस बहुत पहले से यानी 85-86 से शुरू हो गई। तो यानी इस फील्ड में मैं मतलब वो आपके माइंड में वो प्रायर रिटायरमेंट ही था कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट इस तरीके से करना है, लर्निंग आपके एक्सपीरियंस। मुझे लगता था कि हम किसी की मदद कर सकते हैं। और तो वो चूँकि हिंदी का विद्यार्थी था तो भाषा ठीक थी मेरे पास में, और चूँकि मैंने मन से पढ़ा था तो तर्क भी ठीक ही ठाक थे। तो ऐसा करने से अपनी बात को कहना और उस सलीके से कहना कि दूसरा उसको समझ सके। एक बड़ा अच्छा शेर है कि अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे। विद्वता बातों को उलझा देती है, तो मैं उस विद्वता को विद्वता मानता हूँ जो उलझाए नहीं समझा दे। अपना कहा अगर आप ही समझे तो क्या समझे। मजा कहने का तब है एक कहे और दूसरा समझे। अरे वाह वाह, क्या बात। तो वो जो दूसरे को समझ में आ जाए वो भाषा, और आदमी अपनी ही भाषा समझता है, तो हमारा काम है उसको सामने वालों को उसकी भाषा में समझाना, मतलब उसके लेवल तक जाके उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके कि फिर बस कम्युनिकेट हो रहा है, हो जाए। तो बस वो करते हैं। तो इसका एक अभ्यास होता रहा। और फिर जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद मुझे कई ऑफर थे जो कि बहुत अच्छे थे और उनमें पैसा भी यथेष्ट था। लेकिन फिर मेरे मन में ये बात आई, क्योंकि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो उन सबकी शादियों से मुक्त हो चुका था। बेटे की शादी दिसंबर 2011 में मैं रिटायर हुआ हूँ और फरवरी 2012 में उसकी शादी कर दी, तो वो भी मैं मुक्त हो गया। बेटा मेरा खुद भी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में आज वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छी पोजीशन में काम कर रहा है, तो कोई इस तरह की दिक्कत नहीं, वेल सेटल्ड। तो मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी मिली है कि जिसमें आर्थिक तौर पर मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। और बैंक में काम करते हुए ये समझ में आ चुका था अच्छी तरह से कि एक सीमा के बाद में धन सिर्फ फिगर है, आंकड़ा है, बस खाते में पड़ा हुआ है। वो ठीक है, खाते में मेरे 1 लाख पड़ा है या 1 करोड़ पड़ा है या 10 करोड़ पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, अनलेस आई एम एन एंटरप्रेन्योर। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा, वो इन्वेस्ट होगा, वो उसके डाइवर्सिफाइड यूजेस होंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन चूंकि मैं एक अलग प्रकृति, अपनी प्रकृति को जानता था, तो आज भी यही सिखाता हूँ कि अपनी प्रकृति को जानो। तो मैं अपनी प्रकृति जानता था, तो मैंने कहा मुझे कुछ करना नहीं है, और जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए पर्याप्त है, किसी को कुछ देना नहीं है, सब कुछ अपना है, घर है, अपनी गाड़ी है, सब कुछ है। तो मैंने चूज़ यही किया कि मैं अपना एक सेंटर खोलूँगा। मुझे यंग लोग हैरान परेशान बुरे लगते हैं, मुझे यंग लोग बहुत सारी अंगूठियाँ पहने बुरे लगते हैं। थोड़ा बहुत ज्योतिष का मैं शौकिया ज्ञान रखता हूँ, तो मैं अंगूठी पहनाने की जगह उतरवाने बिलीव करते हैं। और उसके मेरे अपने तर्क है कि अगर आपको गुरु के लिए पुखराज पहनना बहुत आसान है, लेकिन गुरु जैसे व्यक्ति की सेवा करना कठिन था। सही बात है। शनि के लिए नीलम पहनना बहुत आसान है, आपके पास पैसा है, आप 1 लाख 10 लाख का नीलम ले सकते हैं, लेकिन अपने सेवक जो आपके हैं उनको प्रसन्न रखना ही कठिन कहा। सही बात। तो जीवन में व्यक्तियों के माध्यम से आने वाले जो ग्रह हैं उनकी हम सेवा कर सकें, उनको हम संतुष्ट कर सकें, तो कुछ इस तरह की मान्यताएं रही। इन सबको मानते हुए मैंने कहा मुझे ये अवसर मिला है तो फिर मैंने अपना ओन सेंटर स्थापित किया, जिसका नाम मैंने रखा श्री राम सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। नाम किसी को सुनने में लंबा लग सकता है, लेकिन मेरा पूरा मीनिंग इसी में कन्वे होता है। श्री राम सेंटर जो है वो एक्सीलेंस और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है। एक्सीलेंस का मतलब सिंपल, आपकी जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता और योग्यता के साथ आप पूरा अपना तन मन ध्यान सब कुछ लगा के जिस काम को कर रहे हैं, बस उस काम को करने में आपको करने में मजा आए और दूसरे को देखने में मजा आए, ये एक्सीलेंस है। और एक्सीलेंस की जो गति है वो ऊर्ध्वगामी है, प्रोग्रेसिव है। तो एक्सीलेंस का लेवल आज ये है तो कल ये इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, तो ये एक्सीलेंस हम सिखाते हैं। और पर्सनल ग्रोथ, इट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम
सो कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मैं मानता हूँ इट इज जस्ट लाइक पुटिंग ए पर्सोना ऑन योर सेल्फ, वियरिंग ए मास्क ऑफ सो कॉल्ड डिसिप्लिन एंड मैनर्स एंड एटिकेट्स। लेकिन पर्सनल ग्रोथ इट इज समथिंग इनसाइड, हमारे अंदर कुछ होता है। और वो जो हमारे अंदर कुछ होता है वो जब हम किसी से बात करते हैं, हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो जब अंदर बदलाव होता है तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी आता है। तो जो हम बोल रहे होते हैं उसको प्रमाणित करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो पर्सनल ग्रोथ ये है कि हम भीतर से बदलें। तो हमारा फोकस इन चीज़ों पर है, हम रूट्स पर काम करते हैं। और इसलिए हमारे सेंटर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसमें जो बच्चे हैं अचीवर्स की लिस्ट हमारी बहुत अच्छी है, शानदार। उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ हम करते हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब आज अगर तुमने भी मुझे बुलाया है तो इसी कारण बुलाया है। इसके अलावा मैं कई तरह की कंसल्टेशन काउंसलिंग भी करता हूँ, और जैसे कि प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। अभी आजकल हमारे समाज में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत है, और वो जो रिलेशनशिप डायनेमिक्स है उसमें बड़ा अंतर आया है। और तो हम ये प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं। और अभी तक का मेरा जो रिकॉर्ड है, जिनकी प्री मैरिज काउंसलिंग हो गई उनको पोस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको वो जरूरत नहीं पड़ती। हम प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट मेरी नज़र से सेकंड इनिंग है जो लाइफ की बहुत बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि मैं खुद उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये अभी तुमने ही कहा था जब अपन गाड़ी में आ रहे थे, तो जिस तरह से मेरे फ़ोन कॉल्स थे कि आप तो बैक टू बैक बिजी रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बैक टू बैक बिजी रहता हूँ। जिनमें मुझसे लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके हिसाब से मिलते हैं, और ज़्यादातर मिलने वालों की संख्या दुखी, परेशान, हैरान लोगों की होती है। तो मुझे लगता है कि जीवन की सार्थकता इसमें है कि हम किसी को तकलीफ में याद आ रहे हैं, हम किसी को उस दर्द के क्षणों में याद आ रहे हैं जबकि उसको राहत की ज़रूरत है। तो अगर वो कहीं हमसे उस राहत को प्राप्त कर रहा है तो हमारा सब कुछ सार्थक है। हमारा पढ़ना लिखना, हमारा होना, अवर बीइंग मीनिंगफुल है। लेकिन अंकल आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी, मीडियाज में भी, कि आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। मैरिज फेल हो रही हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, और मतलब पर्सनल लेवल पे बहुत केओस है इंडिविजुअल्स के लाइफ में, और ये रेट बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले एक डिकेड की बात करें, ये शायद प्रायर 2000 इतना नहीं होता था कंपैरेटिवली। बिल्कुल सही होता था बट कंपैरेटिवली इतना नहीं होता था जो आज की रेट जनरेशन में, आज के टाइम पे होता है। तो उसको क्या लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, सामाजिक प्रगति ये कालक्रम के अनुसार हर युग में होती रही, और जीवन प्रोग्रेसिव है, ये इसका स्वभाव है। जीवन हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस आगे की तरफ बढ़ने में एक सबसे ज़रूरी सावधानी जो चाहिए वो ये चाहिए कि एक है आधुनिकता और एक है परंपरा। तो जो हमारी परंपरा आ रही है उस परंपरा में कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ जाती हैं जो कि बोझ लगने लगती हैं, जो कि समय से अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं। तो समझदारी इसमें है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ें और उन चीज़ों को माइनस करते चले जाएं जो बर्डन है, तो हमारी आधुनिकता सही मायने में प्रोग्रेसिव होगी। और जितने भी महान लोग हुए हैं, अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने यही किया है और इसीलिए वो सफल हुए। स्वामी विवेकानंद के टाइम में एक बड़ी रूढ़ मान्यता थी कि जो व्यक्ति समुद्र पार करेगा वो म्लेच्छ हो जाएगा। म्लेच्छ का मतलब अपने धर्म से पतित हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये वो उस रिलीजन का नहीं रहेगा, रिलीजन से नीचे गिर जाएगा। अच्छा, नीचे गिर जाएगा। हाँ, वो उसने समुद्र पार कर लिया तो वो उस रिलीजन से नीचे गिर जाएगा। अभी स्वामी जी के सामने तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था, तो वो तो दृढ़ थे, उनका तो धर्म की व्याख्या बिल्कुल अनूठी थी। तो वो न केवल गए, उन्होंने कहा मैं जा किस लिए रहा हूँ, मैं जा ही रिलीजन के प्रचार के लिए रहा हूँ, अपने धर्म की स्थापना के लिए ही जा रहा हूँ। ये जो कन्विक्शन है हमारा कि हम अपनी परंपरा को छोड़ भी नहीं रहे लेकिन उसकी रूढ़ी को तोड़ भी रहे हैं, तो तोड़ने की हिम्मत, जो फ्लॉज है उसमें, उन फ्लॉज को छोड़ना और नए को अपनाना, ये तो ठीक है। लेकिन संयोग से
अभी वर्तमान जो संदर्भ हैं हमारे जीवन के, उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो फैशनेबल मानसिकता न कहो, लेकिन आधुनिकता की हमारी जो दौड़ है वो एक ऐसी ब्लाइंड रेस हो गई है कि जिसमें विचार की शक्ति कम हो गई, और किसी भी चीज़ में से विचार से बड़ी संपदा मनुष्य के लिए कुछ है नहीं। पशु और मनुष्य में केवल वैचारिक क्षमता का ही अंतर है। मनुष्य विचार कर सकता है, विचार करने के बाद उचित अनुचित का निर्णय कर सकता है। तो ये जो निर्णय की सामर्थ्य है, ये विचार शून्यता के अभाव में प्रभावित होती है। और क्योंकि विचार हट गया है, और विचार कैसे हट गया है, सिस्टम तमाम सारे कुछ मजबूरियाँ भी हैं। जैसे पहले जिस तरह का समाज था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, मोहल्लों में रहा करते थे, तो एक जनरल वातावरण आत्मीयता का था। अभी समाज बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, गांव शहर में तब्दील हुए, शहर महानगर में तब्दील हुए, सोसाइटी में तमाम तरह के विकास हुए, लोग संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ आए। इन सारी चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ों से हमारी नई पीढ़ी को वंचित कर दिया। दोष उनका भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं। मतलब ग्रास रूट लेवल पर नर्चरिंग नहीं हुई, नर्चरिंग नहीं फैमिली में होती थी। मुझे याद है कि जब टेलीविज़न आया ही आया था, तो हमारे घर में टेलीविज़न था। संयोग से हमारा घर ऐसा रहा जिसमें बिजली सबसे पहले मोहल्ले में हमारे घर में आई, टेलीफोन मोहल्ले में सबसे पहले हमारे घर में आया, फ्रिज सबसे पहले मोहल्ले में हमारे घर आया, तो टेलीविज़न भी सबसे पहले मोहल्ले में हमारे घर आया। अभी टेलीविज़न की जो कथा है वो ये है कि क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार, हम 2 भाई, दोनों की 3 बेटियां, 1 बेटा हमारे, तो 7 बच्चे, माताजी पिताजी दादी सब लोग। तो जब टीवी आया, और वो टीवी बीच के कमरे में रखा हुआ था, तो टीवी पर कोई प्रोग्राम, जैसे एक सीरियल आया करता था हम लोग, एक सीरियल आता था दादी माँ जागी, हैं, ऐसे कई सीरियल बड़े लोकप्रिय, बुनियाद, इस तरह के जो सीरियल आते थे, रामायण, ये जो सीरियल आते थे, तो इन सीरियल का शुरू का 5-7 मिनट का हिस्सा मुझे याद है, बच्चे वहाँ सब बैठ जाते थे और वो एक दूसरे को बुलाने में खर्च होता था कि अरे गुड़िया नहीं आई, या ऋतु नहीं आई, भैया वरदान नहीं आया, तुम आ जाओ तुम। यानी वो खुद देखने के बजाय उनका कंसर्न ये था कि सब इकट्ठे साथ में, मतलब तब तक उनको वो मजा नहीं आएगा जब तक साथ में नहीं बैठे। भले ही उसमें 2-4 मिनट निकल जाए वो चलेगा, लेकिन जब सब आगे बैठ के तब फिर मजा आ रहा है देखने में। तो ये जो सामूहिकता की भावना थी और इसमें जो आत्मीयता थी, ये धीरे धीरे कम होती गई। अवसर कम होते गए तो भावना भी कम होती गई, और उसके कारण अब ये सामूहिकता, हम मनुष्य का स्वभाव है, अकेले रह नहीं सकता, तो हम ये कहाँ ढूंढते हैं? हम ये ढूंढते हैं अपने मित्रों में, अपने साथ पढ़ने वालों में, अपने आस पड़ोस के लोगों में। और क्योंकि सभी इससे पीड़ित हैं, तो सप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता। तो मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, काउंसलिंग देता हूँ, तो मुझे डीप में जाना पड़ता है। तो मैं देखता हूँ कि आज जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कुछ नहीं करता, न मैं कोई जादू जानता, मैं इतना जानता हूँ कि मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता हूँ, और जब मैं ध्यान से उनकी बात सुनता हूँ तो मुझे उनकी बात में सिर्फ समस्या दिखती नहीं है, मुझे समाधान भी दिखता है। यानी वो समाधान उसके पास है, लेकिन वो अपने समाधान को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है कि उसकी नज़र ही नहीं जा रही है इस पर। तो ये जो पूरे वातावरण का, समग्र युग का, सब चीज़ों का प्रभाव मिला जुला है, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान संचार माध्यमों का भी है। सोशल मीडिया, टेलीविज़न, फिल्म्स, इन सब का भी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आज जिस स्थिति में हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम उस तरीके से परिपक्व हो चुके हैं कि उनमें से क्या ग्रहण करना है और क्या नहीं, ये हम कर पाएंगे। लेकिन एक अबोध उम्र का बच्चा, एक एडोलेसेंट एज के बच्चे और एक अनुभवहीन दंपत्ति, वो उनमें से केवल हल्की चीज़ों को ही ग्रहण कर पाएंगे। तो उसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आज के एज में हम इंस्टेंट चीज़ों में विश्वास रखते हैं।
2 मिनट मैगी कल्चर स्प्रेड 2 मिनट मैगी कल्चर स्प्रेड हो गया। और प्रेम 2 मिनट मैगी कल्चर नहीं, ऑफ कोर्स ये भी है कि लव एट फर्स्ट साइट होता है। मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है इसमें कि ये होता है, लेकिन इसके मैनिफेस्टेशन में जो टाइम लगता है वो लगता ही है। लव एट फर्स्ट साइट होने के बाद भी इसका मैनिफेस्टेशन, राम और सीता जब पुष्प वाटिका में मिले तो वो लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन उसकी प्रक्रिया धनुष यज्ञ पूरा होने के बाद ही हुई। मतलब वो प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करना पूरा सिस्टमैटिकली जो बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल था। तो अभी क्या है कि अभी ये सब्र नहीं कि उसके लिए जो समय देना चाहिए, कोई भी चीज पकती अपने समय से ही है। सही बात। एक्सपीरियंस जीवन में जिए हुए वर्षों का नाम नहीं है। केवल आपने इतने वर्ष का जीवन जी लिया तो आप एक्सपीरियंस दोगे, ये नहीं है। उन वर्षों में आपके जीवन में जो कुछ भी घटनाएं हुई, जो भी हैपनिंग्स हुई, उनमें से लर्निंग क्या निकाली आपने, दैट लर्निंग इज एक्सपीरियंस। तो अगर आपने लर्निंग नहीं निकाली है तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारा समय, वो सारे साल खराब गए खराब अगर गए। कुछ उसमें से आप क्रिएटिव निकाल नहीं पाए। नहीं निकाल पाए। तो हम अपने सेंटर पर कोशिश करते हैं इन्हीं चीज़ों को समझाने की, सिखाने की, क्योंकि मेरा मान्यता ये है कि मुझे जो नई पीढ़ी है उससे कोई शिकायत नहीं है। मेरा मानना ये है कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा होशियार है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वाह। और मेरा कहना यह है कि स्पिरिचुअल हुए बिना कोई आदमी कभी आनंदपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो मैंने वो स्पिरिचुअलिटी यंग बच्चों में देखी है। ठीक है कि वो उस पारंपरिक ढंग से वो पूजा पाठ नहीं कर रहे, और उसका मेरी नज़र में कोई खास औचित्य है भी नहीं। स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अपने आप को जानिए आप, और अपने आप को जानने के लिए अगर हम पूजा का सहारा लेते हैं, या हम किसी मेंटर का सहारा लेते हैं, या किसी गुरु का सहारा लेते हैं, तो बस ये सहारे हैं मीडियम है एंड तक पहुंचने के लिए। एंड तक, और वो एंड है अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना ही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। और अगर हम उस रास्ते के यात्री भी हैं, तो भी जीवन हम सफल बना ले जाएंगे। तो इस दिशा में आज की पीढ़ी बहुत जागरूक है और बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। उनकी सोच आश्चर्यचकित कर देती है, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं किया जा रहा, उसको नंबरों के बोझ के तले दबा दिया गया है। उसकी योग्यता का पैमाना केवल मार्कशीट का परसेंटेज है। मैं देखता हूँ युवा दंपतियों के साथ जब मिलना होता है तो वो अपने बच्चे की प्रशंसा इस तरह से करते हैं कि मानो अगला आइंस्टीन उनके घर पैदा हो गया। हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो, संयोग से वो बच्चा भी वो सुन रहा होता है। तो उस बच्चे के ऊपर उन सारी चीज़ों का जो प्रभाव पड़ता है, मैंने देखा है हमारे पास बच्चे आते हैं और रोने लगते हैं आंसुओं से। साइकोलॉजिकल बर्डन दिख नहीं रहा, लेकिन इतना लोडेड है। उनको लग रहा है कि मेरे मदर फादर मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अब पेरेंट उम्मीद कर रहे हैं कि IIT में जाना है इसको। बच्चे को पेंटिंग बनाने में मजा आता है। अभी 3 इडियट फिल्म जो हमने देखी, ऐसी और कई चीज़ें समाज में बहुत सारे काम इस दिशा में हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये सहज मानव प्रवृत्ति है कि जिस चीज़ में उसको आनंद आएगा उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। और जिस चीज़ में उसको इम्पोजिशन होगा, कोई बाध्यता होगी करने की, तो बाध्यता तो हमेशा थकान देगी, उसको फ्रस्ट्रेशन देगी। तो वो जो बाध्यता है, वो बाध्यता समाज में चारों तरफ से मिल रही है बच्चों को। इस कारण हाँ, वो बच्चे बड़े फॉर्चुनेट हैं जिनको कहीं किसी मेंटर का साथ मिल जाता है, या जिनके माँ बाप इतने लिबरल होते हैं। तो उस दिशा में चूँकि मैं तो, हमारे सब पूरे 6 और लड़कियाँ सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सभी आज बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में काम कर रही हैं। मेरी एक बेटी ने PhD किया है कॉमर्स में, वो कॉमर्स की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो मैं सारे प्रयोग अपने बच्चों पर कर चुका हूँ और सफलतापूर्वक कर चुका हूँ। मतलब जो एक सेंटेंस कहते हैं, प्रैक्टिस प्रीच प्रैक्टिस टीच व्हाट यू प्रीच। तो वो आपने एग्जीक्यूट वो किया। मेरा एक ही बेटा है और जब
10th पास करने के बाद में उसका ये विचार आया कि मैं कॉमर्स लूँगा। तो जनरल जो टेंडेंसी है उसके हिसाब से मैंने भी कहा कि भाई तुम 12th तक मैथ ले लो, तुम्हारे सामने सारी लाइन ओपन रहेंगी, उसके बाद में तुम्हें जिधर जाना है उधर चले जाना। और आज की तारीख में एक बच्चे को इंजीनियर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। सही बात है। लेकिन जब उसने मुझे कहा कि मैं कॉमर्स क्यों लेना चाहता हूँ, तर्क दिया उसका जो तर्क दिया, उसका जो सोच था, तो मैंने उसकी आंखों पे उस सपने को पढ़ लिया कि ये काम करना चाहता है। बोला पापा जी मुझे तो अपने चैम्बर में बैठ के काम करना है, ये इस तरीके। उसने एक अपना फ्यूचर पे कंसीव किया था, उसकी एक बड़ी ग्लोमी सी पिक्चर उसने मुझे दिखा दी, और चूंकि मैं यही काम करता हूँ तो मैं समझ गया। उसके बाद मैंने उससे कुछ नहीं कहा, और मैंने उसको सिर्फ एक ही बात कही कि वरदान, तुमको हमारा कोई अधूरा सपना पूरा नहीं करना है, तुम जो सपना देख रहे हो उसमें हम तुम्हारे संग खड़े हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये प्रयोग मैं कर चुका हूँ और इस प्रयोग की सफलता मैं देख रहा हूँ। तो इसीलिए यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हम लोग सीखें, हम लोग जानें। और रिलेशनशिप में ठहराव बहुत जरूरी है। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे पास कई ऐसे केसेस आए कि शादी के 3 महीने बाद डाइवर्स की नौबत। अभी इन 3 महीने के पीरियड में क्या हुआ? इन 3 महीने के पीरियड में 3 महीने से पहले के जो 2 महीने थे या 6 महीने थे, उन 6 महीनों में इतनी बातें हो गई कि बातों का रस ही समाप्त हो गया। माँ बाप परेशान, टेलीफोन का बिल, अब तो खैर उतने बिल नहीं आते, लेकिन एक पीरियड था जब माँ बाप उस कोर्टशिप वाले पीरियड में इससे परेशान होते थे कि टेलीफोन के बिल बहुत आते हैं, रात रात भर की बातें करते रहती हैं। तो उन बातों का, अगर हमें क्या बात कर रहे हैं इसकी समझ नहीं है, अगर हमारे अंदर हमने उस प्रेम के तत्व को नहीं देखा। अभी देखो रिसेंटली 3-4 दिन पहले बसंत पंचमी निकली है। तो बसंत पंचमी हमारे भारत के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्व है उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है। तो उसके बारे में कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, और वो दोहा इतना अद्भुत है कि प्रेम रंग जिन पर चढ़्यो, प्रेम रंग जिन पर चढ़्यो, उनको रंग अनंत, और सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। जो संत है उसके लिए हमेशा दिवाली है और 12 महीने उसके लिए बसंत है। और संत का मतलब कृपा करके ये न लगाएं कि जिसने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है वो संत है। संत का मतलब ये है कि जो अपने हित से पहले दूसरे के हित के बारे में सोचे, जिसके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी दोनों हों, जो दूसरे के दुख से द्रवित हो जाए, जिसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई हो कि वो दूसरे के दर्द को समझ सके, वो संत है। और ये गुण बिना प्रेम के आता नहीं है। जिसका प्रेम होता है मनुष्यता में, तो प्रेम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे जीवन में वसंत को, उल्लास को, खुशी को, हर्ष को ठहरा सकता है। और ये ठहराव जब आएगा तो किसी रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आती। रिश्ता, जॉन डन की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, उन्होंने लिखा है एक जगह कि डेथ ऑफ एवरी मैन, डेथ ऑफ एवरी मैन डिमिनिशेस मी। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु मुझ में से कुछ घटा देती है, कुछ माइनस कर देती है। क्यों? डेथ ऑफ एवरी मैन डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड। मैं समग्र मनुष्यता में उलझा हुआ हूँ, बीधा हुआ हूँ। तो एक भी मरता है तो उस उतने अंशों में मैं समाप्त हो जाता हूँ। तो ये जो समग्र मानवता में इन्वॉल्वमेंट है, ये है उस संत का लक्षण। और प्रेम हमको इसी के लिए एनेबल बनाता है, और हमने अपनी इसी फैकल्टी को डिसेबल कर दिया है। तो ज़रूरत ये है कि हम इसको एनेबल करें। तो जब इसको एनेबल करेंगे तो जीवन में समस्याएं बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना। ये रूट, मैं बात रूट पर कर रहा हूँ। सुपरफिशियल ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं कि काउंसलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और इसीलिए हमारे सेंटर की काउंसलिंग के परिणाम बहुत बहुत मिरेकुलस है, क्योंकि हम मैंने 2-3 लड़कियों की बाकायदा
जो डाइवर्स के केस चल रहे थे, आज उनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ उनकी देख के कंटिन्यू है और मुझे बड़ा संतोष होता है कि हाँ देखो, और वो भी फिर मुझे बहुत धन्यवाद देते हैं, तो ये मेरी शक्ति है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें बचपन से मुझे अवसर मिला सीखने का। उसके बाद जिस काम में हूँ उस काम में ये अवसर मिल रहा है। बस केवल एक ही चीज़ है जिसको मैं बहुत मानता हूँ कि सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने अपने सेंटर का जो थीम रखा है वो है इनर स्पेस एक्सपेंशन। अवर गोल इज इनर स्पेस एक्सपेंशन। इनर स्पेस एक्सपेंशन यानी जो बॉडी के जो सुपरफिशियल मसल्स वगैरह है, इसके अंदर जो इनर सेल्फ है, कॉन्शियसनेस। और इनर स्पेस को समझने के लिए बड़ा आसान तरीका है। एक पेन ड्राइव होती है हमारी, वो 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, 256 GB की, साइज तो उसका वही रहता है। 2 TB और 5 TB की भी फिर भी वही साइज रहता है। कैपेसिटी इनहेंस की बात है। वो कैपेसिटी कहाँ बढ़ रही है? वो उसके अंदर बढ़ रही है। दिस इज इनर स्पेस। तो हमारा जो इनर स्पेस है उसकी कैपेसिटी एग्जैक्टली वो है जो यूनिवर्स की है, एग्जैक्टली। और हमारी जो परंपरा वेद की और उपनिषद की है वो यही बताती है। ये कोई बाहर से आया हुआ ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो भारत में जन्मा है उसको उदास होने का, उसको मायूस होने का, उसको डिप्रेशन में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो जाता है तो उसने कुछ जाना ही नहीं अपने बारे में। ये जो पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो एवर एक्सपेंडिंग चीज है। इसको विज्ञान बोलता है। धर्म जो बोलते हैं वो तो छोड़ो, विज्ञान बोलता है कि ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ से इट इज एवर एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग। हमारे यहाँ परमात्मा की कल्पना की गई है तो उसको क्या कहा गया है? ब्रह्म। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है जो विस्तार होता चला जाए, जिसमें सिकुड़ने का काम ही नहीं है, हमेशा फैलता जा रहा है। और इस फैलने की गति विज्ञान ने नाप के बताई है कि यूनिवर्स के फैलने की गति हर 5 मिनट में 13 करोड़ किलोमीटर चारों तरफ से है। एवरी 5 मिनट्स। एवरी 5 मिनट। हम इतनी देर में बात कर रहे हैं, सोचो उतनी देर में यूनिवर्स कितना फैल गया। तो ये विज्ञान कहता है। हमारे यहाँ सूत्र क्या है? हमारे वेद कहते हैं यावत पिंडे तावत ब्रह्मांडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। ये जो हमारा शरीर है इसमें एग्जैक्टली वही है। मैं तुमको अभी फील करा के बता देता हूँ। सिर्फ अपनी आंख बंद करो और किसी भी चीज के बारे में कल्पना करो, वो इमेज क्लिक हो जाएगी। वो इमेज क्लिक हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे तुम न्यूजीलैंड घूमने गए थे। मैंने कहा न्यूजीलैंड, तुमने आंख बंद की और न्यूजीलैंड पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो ये कहाँ? ये तुम्हारा इनर स्पेस ही तो एक्सपेंड हुआ। उसी ने सोचा, उसने क्रिएट किया, उसके अंदर सब एक्सपीरियंस ले रहे हो सारी चीज उसका। तो ये जो इनर स्पेस है, ये इनर स्पेस कभी भी सेल्फिश मोड में श्रिंक होता है और जब आप कुछ देने के मोड में आते हैं तो ये एक्सपेंड होता है। तो हम जब देते हैं तो हमारा इनर स्पेस एक्सपेंड होता है, और जब हम केवल ग्रहण करते हैं तो आज की जो संस्कृति हमारी समाज की बन गई है वो लेने की बन गई है कि टेक एज मच एज यू कैन टेक। कहीं चले जाओ, सारी जगह विज्ञापन लगा मिलेगा फ्री। इज देयर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी फ्री? कुछ भी फ्री नहीं है। लेकिन वो फ्री कैसे है? एक के साथ 4 फ्री, यानी एक आप खरीद रहे हैं, 4 कंपल्सरी खरीद रहे हैं। ये एक ही प्राइस में उन 5 का क्यूमुलेटिव जुड़ा हुआ। और लेकिन वो जो फ्री वर्ड है वो हमको इतना आकर्षित करता है और उसने हमारे दिमाग में इतना सेल्फिशनेस भर दी है कि हमको बस ये अच्छा लगता है कि मिल जाए फ्री में, ले लो। फ्री माने जिसके लिए हम कुछ दे नहीं रहे। वस्तुतः ऐसा कभी है ही नहीं। गिविंग इज द ओनली वे ऑफ गेनिंग, ओनली, नो अदर वे। जब तक आप देते नहीं हैं तब तक आप कुछ भी प्राप्त कर नहीं सकते। ये प्राकृतिक नियम है। बहुत डीप बात है। आप जब तक एक सांस छोड़ते नहीं हैं तब तक आप नई सांस ले ही नहीं सकते। अभी अंकल आपने बताया कि जैसे आपने हिंदी साहित्य पढ़ा
और आपने फिर पूरा बताया किस तरीके से हमारा जो ट्रेडिशन और कल्चर है भारत का, उसमें बताते हैं कि हमारी इनर सेल्फ क्या है, कितने अपन लोग केपेबल हैं। क्या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है जो करंट में है, जो ब्रिटिशर्स लेकर आए, जिसमें उन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पे शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान देते थे, जहाँ पे पर्सनैलिटी के ऊपर काम होता था, पढ़ाई के साथ पर्सनैलिटी पे भी काम होता था, तो उसको क्या डिमोलिश करके, और ये जो अब सिस्टम क्रिएटेड है, ये क्या इंटेंशनली ब्रिटिशर्स ने किया था, जिसकी वजह से आज बच्चे डिप्रेशन वगैरह या फिर परसेंटेज सिस्टम जो भी आपने बताया उसकी तरफ भाग रहे हैं? ये जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा विवाद का प्रश्न है। इस पर कुछ भी कहने के बजाय मैं ये कहना पसंद करूँगा कि हमारी अपनी शिक्षा पद्धति वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें वो अच्छापन क्या था? उसमें वो अच्छापन था जो, अगर हम उपनिषद से चलें तो उपनिषद में सिर्फ गुरु और शिष्य के संवाद है, और उपनिषद से ज़्यादा शुद्ध ज्ञान संसार में कहीं अवेलेबल नहीं। वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द नॉलेज, बेस्ट ऑफ द विजडम उपनिषद है। उपनिषद में ऐसे ऐसे सूत्र कहे गए हैं जो अल्टीमेट हैं अपनी जगह, जिनका कोई मुकाबला नहीं। तो वो कहाँ से निकले? वो निकले गुरु और शिष्य के संवाद से। शिष्य ने प्रश्न किए, गुरु ने उत्तर दिए। अभी हमारी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये इंटरेक्शन काफ़ी मिनिमाइज हो गया है। तो जब तक ये इंटरेक्शन डेवलप नहीं होगा, प्रश्न पूछने पर पाबंदी है, या गुरु का सबसे पहला काम है शिष्य के मन में प्रश्न उत्पन्न कर देना। अगर हमने प्रश्न उत्पन्न कर दिया तो वो जब तक रुकेगा ही नहीं जब तक समाधान प्राप्त ना हो जाए। सही बात है। लेकिन प्रश्न उत्पन्न करें। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम तो अपने अपने युग के हिसाब से बदलता है ना। उसमें कोर्स करिकुलम बदलेगा, उसमें नई टेक्नोलॉजी आएंगी, उन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन सब के साथ में एक जो पर्सनल टच है जो हमारी गुरुकुल परंपरा में था, वो नहीं, वो मिसिंग। अभी एजुकेशनल सिस्टम एक व्यवसाय बन गया है। मतलब सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग तो बहुत है, हाँ, बट ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अब जब भी कोई चीज़ व्यवसाय बन जाती है, देखो केंद्र में मनुष्य हो या केंद्र में अर्थ, केंद्र में अर्थ होगा तो अनर्थ होगा, केंद्र में मनुष्य होगा तो प्रगति होगा। तो केंद्र में मनुष्य नहीं है, केंद्र में हम देखते हैं अखबारों में विज्ञापन, पूरे पूरे पेज के विज्ञापन, यानी उनका विज्ञापनों का, एक मेरे मित्र हैं जिनकी विज्ञापन एजेंसी है, तो एक बार ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा जगह जगह होर्डिंग्स रखते हैं ये कोचिंग सेंटर्स के। बोले भाई साहब आपको मालूम है महीने का खर्चा कितना है? वो करोड़ में था, 2-3 करोड़ रुपए महीने का खर्च। और कोई भी कोचिंग सेंटर IAS से नीचे बना नहीं रहा, सबके मोटे अक्षरों में IAS लिखा हुआ। और पिछले 15 सालों में हम देखते हैं कि शहर में से 15 IAS भी नहीं निकले। तो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? समय खर्च हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, श्रम खर्च हो रहा है, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस सब के बाद भी वो जो रिजल्ट नहीं आ रहा, उस रिजल्ट नहीं आने के पीछे टोटल अनकंसर्न। हम जब तक मैं अविनाश से कंसर्न नहीं हूँ, हमारी तुम्हारी बात में अगर कुछ भी आनंद है तो वो इसीलिए है कि मैं तुमसे कंसर्न हूँ और तुम मुझसे कंसर्न हो। कंसर्न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी शिक्षा पद्धति में जो भी चीज़ें हैं, मैं उन पर कोई वाद विवाद नहीं करता, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच में एक आत्मीय रिश्ता होना चाहिए, एक आत्मीय संवाद होना चाहिए और कंसर्न होना चाहिए। गुरु के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके शिष्य की प्रगति। मतलब कहीं ना कहीं 1-to-1 इंटरेक्शन या पर्सनल इंटरेक्शन मिसिंग है, बहुत क्योंकि कोचिंग्स पर कैप नहीं है। नहीं, वो लोग कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ रन कर रहे हैं कि जितने ज्यादा बैचेस हो सकते हैं उतने ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इस पर काम हो रहा है, बड़ी उम्मीद की बात है, हर्ष की बात है। अभी कई जगह IIMs में और बहुत अच्छे कॉलेजेस में स्पिरिचुअलिटी को केवल स्पिरिचुअलिटी के नाम पर नहीं, दूसरे नामों से करिकुलम में शामिल किया जा रहा है। पर इसमें दिक्कत ये है कि इसके पढ़ाने वाले लोग कम मिल रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप केवल एकेडमिक्स पढ़ के नहीं पढ़ा सकते।
थ्योरी नहीं है, थ्योरी नहीं है। ये आपको अगर एक्सपीरियंस a+b² नहीं है नहीं नहीं नहीं, ये अगर हर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, अगर खुशी इसका एक्सपीरियंस नहीं है आपको, अगर आंसू इसका एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप इनकी व्याख्या नहीं कर सकते, इनको आप समझा नहीं सकते। तो इसलिए इनके पढ़ाने वाले कम है, लेकिन फिर भी संतोष की बात है, कम से कम ये चीज़ें शामिल हो रही हैं। और ये इस बात पर सरकार का भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत ध्यान गया है। अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुझे भी कई बार इस तरह के ऑफर मिलते हैं कि वहाँ जा कर के उनके बीच में बच्चों से बात करें या कुछ करें। एक प्रथा बड़ी फैशनेबल डेवलप हुई है मोटिवेशनल स्पीकर्स की। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो ठीक है, उसका अपना एक उपयोग है, महत्व है, लेकिन वो बहुत अस्थायी चीज़ है, पैरासिटामॉल है। वो मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जैसे कि आप बारिश में भीग गए, तो बारिश में भीगने को स्नान नहीं कह सकते आप। स्नान तो वही है जो अपने बाथरूम में आप करेंगे। बारिश में अगर आप भीग भी जाएंगे तो घर आके स्नान करेंगे। मोटिवेशनल स्पीच किसी की भी आप देख लीजिए, और जब सामूहिक रूप से ऐसा होता है तो वो एक फंक्शन होता है, एक उत्सव होता है, एक अगर व्यंग्य की भाषा में कहें तो एक ड्रामा होता है। तो उसका वही इम्पैक्ट होता है, तालियां लग गई, मजा आ गया, मतलब उन्होंने उस अपनी फीस दी, एम्बियंस में को, उस एटमॉस्फेयर को कैच किया, उसमें आपको अच्छा लगा, बट जैसे ही वो एटमॉस्फेयर से आप बाहर निकले, यू आर बैक टू द स्टेज वेयर यू वर। अगेन वही बात है कि उसमें कंसर्न नहीं है। जो स्पीकर है उसका कंसर्न अपनी परफॉर्मेंस पे। व्हेन योर स्पीकिंग बिकम्स ए परफॉर्मेंस, तो आपका फोकस अपनी परफॉर्मेंस पे होगा, ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें आप ये ध्यान रखेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद अगली परफॉर्मेंस मुझे इसी की बजी हुई क्लैपिंग्स पर मिलने वाली है। सही बात। तो वो पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो गया। देखो, दिया जलाते हैं, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कोई विधि आज तक ऐसी विकसित नहीं हुई जिसमें 100 दिए आप एक साथ जला दें। दिया आपको एक एक ही जलाना पड़ेगा। हाँ, आपके पास विद्युत की लड़ी है, झालर है, उसको एक स्विच से आप 1 लाख जला सकते हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर ये 1 लाख जलाने वाली लड़ी है जहाँ जल जाएगी। और हमारी जो पद्धति है वो पद्धति एक एक दिया जलाने की है, और जब एक दिया जलता है तो वो अनंत दियों को जलाने की संभावना उसमें पैदा हो जाती है। इंस्पायर भी करता है, इंस्पायर भी करता है, कि जब वो मैं अपने कर आप। सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। और जलते हुए दिए का आकर्षण और जलती हुई बत्ती का आकर्षण, ये दोनों, दिए का अपना प्रकाश एक है, आर्टिफिशियल लाइट है और एक नेचुरल लाइट नेचुरल है। लाइट है, उसका एक अपना प्रकाश है। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन अंकल, सिंस हम देख रहे हैं, आपने बताया मोटिवेशनल स्पीकर का भी, आज के दौर में मोटिवेशनल स्पीकर की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़िया। कभी ना कहीं मुझे लगता है शायद मैंने भी कभी ना कभी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर कहीं या तो कॉलेज में या फिर अपने चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोला होगा। क्या इसका एक सिनोनिम हम ये भी निकालें कि सिंस प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं सोसाइटी में, तो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सीक आउट कर रहे हैं एज अ सॉल्यूशन, रादर देन एक्चुअली गोइंग टू द डॉक्टर दे शुड गो, जो उनकी समस्या को एड्रेस करे। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसको, जो एक तो उपभोक्ता संस्कृति का युग है और एक बहुत जल्दी चीज़ों को प्राप्त करने का युग है। और ऐसा है, हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें हर चीज़ एक इवेंट की तरह से हो गई है, और इवेंट मैनेजर्स पैदा हो गए हैं। तो इवेंट मैनेजर का पहला वाक्य होता है कि आपको कुछ नहीं करना है। हमारा चीज़ों से जो मेन चीज़ है कंसर्न, वो हटता जा रहा है। मोटिवेशनल का मतलब हम ना करें, दूसरे करें। क्या करना चाहिए इसको हर आदमी जानता है। आप किसी को भी मोटिवेशन के नाम पर ऐसी कोई चीज़ बता सकते हैं जो वो जानता नहीं हो। सही बात। जितनी चीज़ें आप बता सकते हैं वो सब वो जानता है, लेकिन अगर वो चीज़ आप में नजर आएगी, आप दूसरे को उदासी से निकालने के लिए और उसको उत्साही बनाने के लिए जो काम करना चाहते हैं, अगर आपकी बॉडी में वो एनर्जी लेवल छलकता हुआ दिखेगा तो वो असर करेगा। मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर आपस में झगड़ने लगे। मोटिवेशनल 1 करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी स्वयं की शादी 1 हफ्ते में टूट रही है।
अभी कितना बड़ा पैराडॉक्स है ये, राइट। इसको आप कैसे देखेंगे? मतलब जो कुछ भी आप वो बोल रहे हैं जो आप जानते हैं कि हमें बोलना चाहिए और इसके बोलने से हमें ये मिलेगा, लेकिन आप वो बोल रहे हैं जो आप जी रहे हैं। बड़ा इसमें बड़ा फर्क है, बहुत डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है, देखो टीचर वह सिखाता है जो वो जानता है और गुरु वह सिखाता है जो वो होता है। बड़ा फर्क है, बहुत फर्क, बहुत गहरी। वही बहुत- चीज जो आपने स्टार्टिंग में कहा, लर्निंग देन टीचिंग, वाकई। और अंकल आजकल अगर सिंस काफी सारे यूथ भी इस चैनल को देखती है, बच्चे देखते हैं, जो मेरा एवरेज व्यूअर्स है उनकी एज 18 से 24 के बीच में है। ये अक्सर वो वाली एज है जिसमें बच्चा अपनी ग्रेजुएशन में है, कुछ ना कुछ कैरियर ओरिएंटेड है। और आजकल कैरियर को लोग कहीं ना कहीं बहुत तवज्जो दे रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर पर्सनल लाइफ, या फिर उनकी क्या जिंदगी में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा वो तवज्जो प्रोफेशनली अपनी लाइफ को दे रहे हैं। तो एक फाइन बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए आज की जनरेशन की? देखो आज का जो युग है उसमें सफलता एक बहुत बड़ा पैमाना है किसी भी चीज़ को नापने का, और उसके लिए कैरियर सक्सेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी पर्सनल ग्रोथ की जो क्या ज़रूरत है वो भी उतनी ही बड़ी है कि हमको अपने इनसाइड भी उतनी चीज़ों को समझना है। लेकिन कैरियर ग्रोथ चूकना नहीं चाहिए, कैरियर ग्रोथ भी होना चाहिए। हम कैरियर ग्रोथ का फार्मूला क्या अपनाते हैं? बच्चे जिस तरीके, मेरे पास चूँकि हमारा काम कैरियर काउंसलिंग का है, तो कैरियर काउंसलिंग का मतलब अधिकांश जो लिया जाता है वो मेरे पास आते हैं, कई माता पिता ऐसे आते हैं जो कि ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को ये समझा दो। मतलब ये बात हम अपने अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं। हाँ, अपने मन की बात मनवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे, मेरा बच्चा ये करे, और तो आप इसको समझा दो। वैसे बहुत ब्रिलियंट है ये, अभी वैसे बहुत ब्रिलियंट है और ये समझ लेगा, करना चाहेगा तो कर लेगा, लेकिन अभी करना चाहेगा, ये जो चाहना है, ये चाहना डाली नहीं जा सकती। ये जिसमें है उसमें जिस चीज़ की चाहना है वो कर लेगा। तो आपने ये तो समझ लिया, मतलब ये अंदर से आती है, अंदर से आती है। तो सबसे ज़रूरी है कैरियर काउंसलिंग में कि हम बच्चे को अपने आप से बात करने के लिए प्रेरित करें, कि वो अपने आप से सवाल करे, अपने आप से बात करे। तो मेरे पास जब भी जो बच्चे आते हैं मैं उनको टास्क देता हूँ कि इसको करो, ये काम पहले करो, और जब वो काम वो करके लाता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो जब वो करके लाता है तो उसके बाद हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होती है कि हाँ इससे क्या बात करनी है। फिर हम उससे बात करते हैं, और जब हम उसी की बात निकाल करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बच्चे अपने कैरियर में जो ग्रोथ करते हैं वो गैलपिंग स्पीड से करते हैं। फिर उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो समझ जाते हैं कि हमको यही करना है। मतलब एक बार ट्रैक डिफाइंड हो जाए बस, और डायरेक्शन बस, पता पड़ बस, जाए। बस। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हमें चाहिए 10th और 12th के बच्चे। वो क्यों नहीं आते? माँ बाप भी नहीं भेजते। मेरे साथ तो खास तौर से एक बदनामी जुड़ी हुई है कि बैंक में रहा हूँ, तो अब ये बैंक में रहे हैं तो ये क्या बताएंगे बच्चों को? ये, और जो ये मोटिवेट करेंगे वो तो हम ही कर देंगे। और कहीं ना कहीं अंकल शायद सोसाइटी में उसको टैबू भी समझा जाता है हाँ, कि आप किसी को पास जब- अपनी दिमागी दिक्कत है या कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर करने मत जाओ। मैं ये कहता हूँ कि हम मोटिवेशन करते ही नहीं हैं, हम सिर्फ एक संवाद करते हैं, हम सिर्फ एक बातचीत करते हैं, और उस बातचीत में जो बच्चे खुलते हैं और उसमें जो उनकी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, किसी को दिख जाए कि यहाँ कचरा पड़ा है तो साफ तो वो अपने आप करेगा, उसे पता ही नहीं चल रहा है कचरा पड़ा है, उसकी दृष्टि उस तरफ नहीं जा रही। हम केवल एक दृष्टि देने का काम करते हैं। लोग समझते हैं, मुझसे कई बार कहते हैं कि अच्छा आप समाज सेवा करते हैं। मैंने कहा नहीं करता। आप मोटिवेशन करते हैं? नहीं, मैं मोटिवेशन नहीं करता। फिर क्या करते हैं आप? ये बताना मेरे लिए लगभग असंभव हो जाता है कि क्या करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, हमारे सेशन में भी बातचीत होती है, लेकिन उस बातचीत में बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। वो जो बातचीत होती है उसको हमने इसीलिए नाम दिया सार्थक संवाद,
सार्थक संवाद। मीनिंगफुल डायलॉग। वाह। तो ये मीनिंगफुल डायलॉग जब होते हैं, वो चाहे जिसके बीच में हो, तो हम बच्चों को भी अपने आप से एक मीनिंगफुल डायलॉग करना सिखाते हैं। हाउ टू मेक ए सेल्फ कन्वर्सेशन अगर हमारी मीनिंगफुल है तो हमारे रिजल्ट भी मीनिंगफुल आएंगे। क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है या जो हम डायलॉग दे रहे हैं वो हमारी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है कि हम कंस्ट्रक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, कुछ भी पॉजिटिव सोच रहे हैं या हाँ, नेगेटिव बस सोच रहे हैं। हम सिर्फ यही सिखाते हैं कि अपनी जो सेल्फ टॉक है, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक शुड बी ग्रेट। तो वो कब होगी? ये सारा का सारा एक ऐसा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। और जब हम उसको समग्र रूप में करते हैं, मेरे पास कई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो आते हैं, बातचीत करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो जरा भी समझते हैं वो फिर स्टूडेंट ही बनते हैं सेंटर के। और ये भी संयोग है कि जो सेंटर के स्टूडेंट बनते हैं उनमें से 80-90% परमानेंट स्टूडेंट बनते हैं, एम्बेसडर भी बनते हैं। एम्बेसडर भी बनते हैं। मैंने देखे हैं बिल्कुल आपके पोस्ट वगैरह। बिल्कुल 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 वो भी बनते हैं, वो भी बनते हैं और वो हमेशा टच में रहते हैं। और चूंकि हमारे सेंटर पर किसी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई और ऐसी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जीरो है ही नहीं। ये बहुत यूनिक बात है अंकल, क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी से, मैं कह रहा हूँ किसी भी कोचिंग में, किसी भी प्रिपरेशन गाइडेंस की अगर आप सिर्फ काउंसलिंग मात्र के लिए जाओ तो वो आपसे बहुत आसानी से 1000, 1200, 5000 रुपए चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक इतनी बड़ी समस्या की, लोगों की पर्सनल ग्रोथ के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मुझसे बड़ा नहीं के लिए। है, मुझसे लोग पूछते हैं कई बार, ये चीज़ बड़े उनके मन में शंका भी पैदा करती है कि शायद इनका कोई एनजीओ होता होगा या कोई गवर्नमेंट से एड लेते होंगे, कौन इतना टाइम देगा? मुझे घंटों देने पड़ते हैं, एक दिन में मैं 2 से ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता क्योंकि समय बहुत लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, समय दे रहा हूँ, श्रम दे रहा हूँ, अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, अपने सेंटर को चलाने में जो भी खर्चा होता है वो मैं अपने पास से करता हूँ। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, वो अनमोल है। और सबसे बड़ी बात, वो अनमोल क्यों है? क्योंकि वो मेरा नहीं है। मुझे पता है कि मैं इसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। ऐसा थोड़ी है अविनाश कि मुझे दुनिया की सारी बातों का ज्ञान है, लेकिन जब मैं वहाँ बैठता हूँ, बात करता हूँ, आज तुम्हारे साथ भी बैठा हूँ, अपनी कोई चीज़ स्क्रिप्टेड है क्या? बिल्कुल सही। एवरीथिंग इज रैंडम। एवरीथिंग इज रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस। कुछ डायलॉग स्क्रिप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी है, ये स्पॉन्टेनिटी तब तक नहीं आती जब तक आप अपने आप को इंस्ट्रूमेंट नहीं मानते। तो आई सिंपली ट्रीट माई सेल्फ एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन विल। So that divine will provide me the solution, that divine will give me the answers, और वो मैं देता हूँ। तो इसलिए मेरे मन में इसका ना तो कोई अभिमान है और ना कोई गर्व है, मैं बस ये संतोष है कि हाँ, मुझे उसने अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, तो दैट डिविनिटी फ्लोज थ्रू मी। तो ये जो फ्लोइंग का जो आनंद है, फ्लोइंग का अपना अलग आनंद है, नदी में जो आनंद है उसके बहने का ही आनंद है। वो रुक गई, लगातार वो कहाँ रुकती है? वो रुकती है समुद्र में, और जब समुद्र में रुकती है तो मीठा पानी भी खारा हो जाता है। जब तक बहती रहती है तब पानी मीठा है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि सारी मीठी नदियाँ मिल रही हैं समुद्र में, और वो कड़वा है। वो कड़वा है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठहराव है, बस वहाँ जड़ता है, वहाँ बहना नहीं है। तो जीवन एक बहाव है, लाइफ इज ए फ्लो, और इस फ्लो में आप भैया आनंद के अलावा कुछ नहीं। बहुत थैंक यू अंकल, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया, और मुझे लगता है कि इस आज के पॉडकास्ट से आप लोगों को भी बहुत नॉलेजेबल कंटेंट मिला होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी समस्या को कोरिलेट कर पाते हैं, समझ सकते हैं, तो आप अंकल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अंकल की आईडी, उनके सेंटर की डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं अपने बायो में डालूंगा। उसके अलावा आप कमेंट में जरूर बताइए कि हाउ डू यू एपिसोड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन, व्हाट वाज द पॉइंट वेयर यू फेल्ट दैट वी वर एक्चुअली टचिंग, और ब्रिजेश अंकल वाज एक्चुअली टचिंग द कोर ऑफ द sense of every living being whomsoever is watching this channel. And I'll see you soon in the next video. Thank you so much uncle. Thank you Avinash, thank you, love you, thank you so much.